हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बीके लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बोर्ड में जितने भी आते हैं शुरुआत में प्रश्न, उन सबको कवर कर लेंगे। गद्य पद्य के चाहे जितने भी प्रश्न आए, आप लोगों के एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मेरे हिंदी में आए थे 94 नंबर। ठीक है दोस्तों, आपको किसी ने अपनी मार्कशीट दिखाएंगे। ठीक है, और मेरा ये प्रयास है, मेरा जितना अनुभव मैं आपसे शेयर करूंगा कि यही प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है सरस्वती पत्रिका। दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा, जिसका क्या किया था, जिसका प्रकाशन द्विवेदी जी ने। द्विवेदी जी कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था प्रकाशन। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द्विवेदी युग की कालावधि। अब कोई आपसे पूछ सकता है द्विवेदी युग की समय अवधि बताइए, तो आपको यही लिखना है 1900 से 1922 ईस्वी तक है। ठीक है, तो द्विवेदी युग में हुई थी। तो कालावधि का निर्धारण सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष के आधार पर किया गया है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है द्विवेदी युग में हुआ था, और इसी के पत्रिका के अनुसार ही द्विवेदी युग का क्या हुआ है, नामकरण हुआ है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। धर्म युग के संस्थापक का नाम बताइए। धर्म युग, धर्म युग इसकी त्रिक है, देखिए धर्म और धर्म। ठीक है दोस्तों, तो इसके हमारा उत्तर क्या है, धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्म युग के संपादक। ठीक है, अगला देखिए आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, आपको कमेंट में बताना है। देखिए किस विधा, विधा तो जीवनी है वैसे ही। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किन्नर देश में कृति, किन्नर देश में कृति। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने आपके लिए दो प्रश्नों को एक साथ ही कवर किया है। ठीक है, दो प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम आपको बताना है, और विधा। देखिए दो प्रश्न हैं, एक विधा बताइए, एक नाम बताइए। तो देखिए हमने दोनों प्रश्न को एक में ही कर लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के बोर्ड में आए 95% मार्क, पढ़ने वाले बच्चों के 95%, और मेरे जैसे आलसी वाले बच्चों के कितने 85 या 90%, 90% मान लेते आ जाएंगे अगर मुझसे जुड़े रहेंगे तब। ठीक है, तो किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम, विधा बताइए। तो लेखक तो राहुल संस्कृतैन, और विधा क्या है, यात्रा वृत्तांत। और आपको बता दें, यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि या किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम, यात्रा वृत्त या वृत्तांत लेखक का नाम, तो आपको क्या बताना है, राहुल संस्कृतैन। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित है। अगर आपसे इसके लेखक पूछ लें तब आपको क्या बताना है, हरिवंश राय बच्चन। और विधा आत्मकथा विधा पर आधारित है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम बताइए। देखिए प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, तितली, इरावती, ये सब जो है जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। इसकी विधा पूछ ले तो आपको क्या बताना है, नाटक। ठीक है, देखिए किसी एक निबंधकार का नाम, तो ये हमारे चैप्टर पहले में ही है, मित्रता नामक पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, अब देखिए आठवां प्रश्न है, कलम का सिपाही विधा पर आधारित है। यानी कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित है, उपन्यास पर आधारित है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए लिखने में बहुत मेहनत लग रहा है और आपको बताने में, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न क्या है, शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों के नाम। उपन्यासकार में मुंशी प्रेमचंद तो हमेशा रहेंगे, और एक आपको जोड़ देना है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसलिए आप लोगों को फिर से ऊपर से दिखा देते हैं। आप लोगों को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। ठीक है, देखिए आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना है, भूलिएगा मत। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का ये फ़र्ज बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम। लेखक या तथा लेखिका का नाम। लेखिका में महादेवी वर्मा, और लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्रा, और लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। परीक्षा गुरु है, इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास दास। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं वेरी इम्पोर्टेंट, VIMP। ठीक है,
आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं, आपकी तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी, बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी, आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बच्चों, देखिए 11 प्रश्न हो चुके हैं और देखिए बहुत जल्दी हम लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, देखिए फिर बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर क्या है हमारा? 12। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? देखिए कलम का सिपाही, अभी आपको लोगों ने बताया था, का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो हिंदी के देखिए, कलम का सिपाही हिंदी के प्रमुख कहानीकार उपन्यासकार की जीवनी है। अब देखिए बच्चों, हिंदी के प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार कौन है? अभी आप लोगों को बताया था, कौन है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिखिए, लेकिन आपको कमेंट में बताना है, लेकिन हम बता देते हैं। उपन्यास कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है? तो देखिए किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु। और देखिए 14 नंबर प्रश्न है, ठलुआ क्लब के लेखक का नाम। ये दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट बता देते हैं, इसमें आपका इम्पोर्टेंट है ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठलुआ क्लब के लेखक का नाम बाबू गुलाब राय हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, पथ के साथी किस विधा की रचना है? यह है संस्मरण। कौन सी विधा? संस्मरण की रचना है। आप लोगों को ये सब को रट लेना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, इसके बाद में इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए या सेव कर लीजिए। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा, जब 3-4 दिन बचेंगे, तब आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित है? ये आत्मकथा है, वो भी काव्य की है। अगर आप लोगों से इसका लेखक पूछ ले तो लेखक कौन है? इसके लेखक हैं, आपको बता देते हैं, इसके लेखक वही हैं बच्चन जी। अब बच्चन कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके तब जाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जिस प्रकार मेरे 94 नंबर आए हैं, उसी प्रकार आप लोगों के भी आए। ठीक है, तो मैंने भी कोई ज़्यादा खास मेहनत नहीं की थी, आप लोगों की तरह कमज़ोर था, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा इजी आता है और मैंने भी यूट्यूब से ही प्रिपरेशन अपनी की थी। ठीक है, इसलिए आप लोगों की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु किस विधा की है? नाटक। 18 नंबर प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा पर आधारित है? शेखर एक जीवनी किस विधा पर है? उपन्यास। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जब जीवनी शब्द आ जाता है कि साहित्यकार की जीवनी है या वो है, तो आपको क्या ध्यान देना है? उपन्यास ही होगा। ठीक है, आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए प्रश्न नंबर हमारा 19 है, किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। अब देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे से। अगर पूछ लिए एक इनकी रचना बताइए, तो इनकी रचना क्या हो सकती है? दीपदान लिखते नहीं, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको लिख देते हैं VIMP, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर। और देखिए, प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम लिखिए। गबन गोदान, तितली झरना, इरावती, सेवा सदन आदि। मुंशी प्रेमचंद के बाद अब देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है आपके काव्य के प्रश्न। देखिए, हम लोगों ने 22 प्रश्न कर लीजिए, 21 प्रश्न कर लिए, पता भी नहीं चला। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। आधुनिक कविता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसमें मेरे नंबर कटे थे, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं VIMP है दोस्तों। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट है। अब वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आधुनिक कविता की विशेषता, अब प्रमुख विशेषता पूछ लेगा या आपसे 2 विशेषता पूछेगा तो कोई बात नहीं। देखिए कोई बात नहीं, आप हमसे तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका हो जाएगा। एक हो जाएगा प्रतीकात्मकता, एक खड़ी बोली में काव्य रचना। ये आप अपने थिर से भी लिख सकते हैं, जीवन का यथार्थ चित्रण, देश प्रेम की भावना। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छायावाद की 2 प्रमुख कृतियों के नाम। अब छायावाद के कौन से कवि हैं, आप लोगों को उनका नाम भी याद रखना है। ये हमारे हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद।
और इनकी प्रमुख दो रचनाएं कौन सी हैं? कामायनी है और क्या है? और है आंसू। आंसू लहर, कामायनी, झरना, तितली। ये तितली तो उनकी है, लेकिन आंसू लहर, झरना सब प्रसाद जी की हैं। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा की किसी एक रचना का नाम, रचनाकार हो गया है। ठीक है। महादेवी वर्मा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है। महादेवी वर्मा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए, एक रचना की बात की गई, लेकिन हमने आपके लिए दो रचनाएं लिखी हैं। इनमें से काफ़ी बच्चों को यामा याद होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने दो रखी हैं। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है। आपको याद हो जाएगा, दो हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए, एक है यामा और एक है दीपशिखा। अब देखिए मेरे बच्चे, अब आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये आपका क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको बता दें इम्पोर्टेंट है। तो हमारा प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए। तो देखिए, तार सप्तक, कितने तार सप्तक थे? 3 थे। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसके लेखक कौन है, इसके संपादक कौन है? अज्ञेय। इनका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बड़ा कठिन नाम है, लेकिन आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं, आप लोगों को ऐसे प्रश्न मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। ठीक है। तीसरा काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तीसरा सप्तक काव्य संग्रह 1959। ठीक है। आपको प्रिपेयर करना है। इसमें मेरे नंबर कटे थे, लेकिन कहाँ पर? हाफ ईयरली एग्जाम में। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, और है पलाश वन के रचनाकार का नाम लिखिए। पलाश वन पंडित नरेंद्र शर्मा। इसके लेखक कौन है मेरे बच्चे? पंडित हैं। और कौन पंडित? पंडित रविंद्र शर्मा। देखिए, आप लोगों के 27 प्रश्न तैयार हो गए, आप लोगों को पता ही नहीं चला। ठीक है मेरे बच्चे, आप लोगों को पता भी नहीं चला, 27 प्रश्न तैयार। ये कोई बात नहीं, इसलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 28 नंबर, प्रगतिवादी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। अब दो की बात की गई, लेकिन हमने आपके लिए 4 लिखे हैं। प्रगतिवादी सुमित्रनंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, और कौन है? नरेंद्र शर्मा, यानी रामविलास शर्मा। आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नई कविता, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना है प्रश्न। नई कविता की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। अति यथार्थता नई कविता की, यानी अति यथार्थता नई कविता की क्या है? प्रमुख प्रवृत्ति थी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 30। बहुत ही जल्दी प्रश्न हो रहे हैं, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 30 क्या है? प्रयोगवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं, कुंठा और निराशा का स्वर, मुक्तक शैली का प्रयोग, और छंद योजना में नवीनता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? प्रयोगवादी कविता की प्रमुख नहीं आएगा, आएगा यहाँ पर दो विशेषताएं लिखिए। आपको क्या लिखना है? कुंठा एवं निराशा का स्वर, मुक्तक शैली का प्रयोग। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 30 है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने छांटे हैं। और यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको विद्या खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको सॉल्यूशन बुक गाइड खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। हम आपके लिए इतना करवाए थे, आप लोग उतना कर लीजिए। आपके कम से कम बोर्ड में अगर बहुत ही कम आएंगे तो आपके 95 से 90%, कहीं 90% तो कम से कम आएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखिए। देखिए, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, बड़ा नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो देखिए, यहाँ पर रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं आएगा। पेपर में आएगा रीतिकाल की दो प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर संक्षेप में क्या करना है? प्रकाश डालिए। इसमें पेपर में आ सकता है, इस प्रकार से आएगा, रीतिकाल की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, या आएगा रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, पहला है रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता, और तीसरा क्या है? यहाँ पर हमने 4 लिखे हैं आप लोगों के कल्याण के लिए, कि आप लोग अच्छे तैयार कर लें। और तीसरा है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, और चौथा है दोहा, सवैया, कविता, छंदों की प्रचुरता। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर, रसखान कवि का मूल नाम क्या है?
सैयद इब्राहिम। ठीक है, आप लोगों को याद कर लेना है। 34वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। 35 नंबर प्रश्न है, प्रथम तार सप्तक किस सन में प्रकाशित हुआ? 1943। ठीक है, और चौथा प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। अब राम भक्ति कौन कौन से हैं? तुलसीदास हैं, और आपके कौन हैं? केशवदास। अन्य सारे आप लोगों को याद कर लेने हैं, लेकिन हम जो करवा रहे हैं इजी छांट के करवा रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। पहले कवि हैं तुलसीदास, जिनकी रचना है रामचरितमानस, इनको सभी लोग जानते हैं। अब वाल्मीकि भी लिख सकते हैं, जिनकी रचना क्या है? रामायण। ठीक है, केशवदास, रामचंद्रिका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब आपके लिए लाए हैं रस, अलंकार और छंद। आप लोगों को अच्छे तैयार करके जाना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें फ्री के नंबर हैं। ठीक है, फ्री के नंबर एक बार तैयार करो और जीवन भर काम आएगा। तो हमारा प्रश्न है, हास्य अथवा करुण रस उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, हास्य अथवा करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। हास्य रस पहले देखते हैं। हास्य रस की परिभाषा आप लोग अपने स्वयं से बना सकते हैं कि किसी की वेशभूषा इत्यादि को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले विनोद को हास्य रस कहते हैं। ठीक है, फिर से समझाते हैं कि आप लोग जैसे गए रास्ते में, आपको कोई दिख गया, कोई जानवर या कोई आदमी, आपको उसको देखने के बाद आपको क्या हुई? आपकी हंसी निकल आई, तो क्या हो गया? हास्य रस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, किसी व्यक्ति की वेशभूषा, वही जो हमने बताया, इत्यादि को देखकर मन में जो विनोद उत्पन्न होता है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद कर लेना है। मन में जो विनोद उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास्य है। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, देखिए, हंस हंस भाजन देख दुल्हो दिगंबर को, पाहुन जी आवन हिमाचल के ओछाव में। ठीक है, ये हंस देखिए आ गया, यानी कि अगर हंस शब्द आ गया तो हास्य रस है। ठीक है, और देखिए दूसरा, शीश पर गंगा हंसे और भुजन ही भुजंगा हंसे, हांस ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, ये भी हास्य रस का एग्जाम्पल है। अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल, माता ही पिता ही उरेन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जीके। ठीक है, चलिए हास्य के बाद कौन सा रस देख लेते हैं। हास्य के बाद हम लोग देख लेते हैं करुण रस। ठीक है, करुण रस देखिए यहाँ पर दिया है, करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। ठीक है, परिभाषा दी हुई है, शोक नामक अस्थायी भाव विवाह अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से करुण रस को क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा को क्या होता है? प्राप्त करता है। इसका उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी, जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद है अलंकार। अलंकार में सबसे पहले हम देख लेते हैं उपमा अलंकार। उपमा इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमिली। ठीक है, तो उपमा में क्या होता है कि किसी की तुलना या किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लीजिए, हरिपद कोमल कमल से, यानी हरिपद यानी भगवान के जो चरण है वो किस प्रकार से हैं? कमल के समान है। ठीक है, पीपर पात सरस मंडोला, यानी पीपर के पत्ते के समान क्या हुआ? मंडोला। अगला अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल क्या है, चरण कमल बंदव हरिराई, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान प्रभु के चरणों की क्या कर रहा हूँ? वंदना कर रहा हूँ। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़न, यानी यहाँ पर क्या बताया गया है? माया दीपक, ये संसार क्या है? ये संसार एक माया रूपी जाल है और हम लोग क्या हैं? हम लोग इसमें नर पतंग हैं और क्या कर रहे हैं? इसमें भ्रम क्या कर रहे हैं? इसका भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहे हैं? हम जानते हैं कि यहाँ पर जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम वो माया में पड़कर उसके चारों तरफ घूमते ही रहते हैं। जैसे कि आपको बता दें, जैसे कि आप जब दीपक जलाते होंगे तो कीड़े पतंगे आते होंगे, उस दीपक का चक्कर लगाते होंगे, तो वही यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं।
चलिए अब देख लेते हैं छंद। छंद में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ये कमज़ोर बच्चों के लिए, जो कमज़ोर हैं उनके लिए है। देखिए यहाँ पर दो छंद है, एक दोहा छंद एक सोरठा छंद। तो दोहा छंद आप लोग तो जानते ही होंगे, इसलिए मैंने दोहा छंद नहीं करवाया है, हमने सोरठा छंद करवाया है। तो इसमें क्या है परिभाषा, यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। और दोस्तों बता दीजिए प्रश्न नंबर 8वां के गा में आएगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 8वें के गा में आएगा आपके हिंदी के पेपर में, ठीक है। फिर से बता देते हैं, प्रश्न नंबर 8वें के गा में आएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हमारा क्या है, यह एक अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 4 चरण, देखिए 1 2 3 4 चरण होते हैं। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, यानी इसमें और इसमें 11-11 मात्राएं कितनी हैं, 11-11, ठीक है, 11-11। बाकी जो शेष बचा है उसमें कितनी है, बाकी दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोग चाहे दोहा याद करें चाहे सोरठा, आपको एक याद करना है, बाकी एक तो याद ही हो जाएगा, ठीक है, आएगा। आप इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, जे ही सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक करिबदन, करहु अनुग्रह बुद्ध राशि, शुभ गुण सदन। ठीक है, जब आपका इसको आप इसमें जब मात्रा निकालेंगे, मात्रा निकालना आपको सिखाएंगे अगली वीडियो में। इसमें आपकी ट्रिक होती है या माता राजभान सलगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और जो कमज़ोर बच्चे हैं पढ़ने में और जिनका 2023 में बोर्ड पेपर होने वाला है, उन तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।